ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का यह सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा टॉपिक नी पेन और बैक पेन के ऊपर है। अलका जी, आपसे निवेदन, आप साई मैडम का वेलकम करें। साई मैडम आपके सूरत से ही है, उनको आप इनवाइट करें। इंट्रोडक्शन हमने पहले दिया हुआ है, ज्यादा इनके बारे में इतना बताऊंगा। एक अच्छी डॉक्टर भी है और साथ में योग गुरु, योगा की बहुत अच्छी, और इन्होंने पहले भी हमारे 2 सेशन लिए हुए हैं, हम इनसे अच्छी तरह परिचित हैं। तो मैं अभी साई मैडम को इनवाइट करने के लिए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अलका जी। ओम अरहम। ओम अरहम। सबको गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। Yes, good morning. Yes. Good morning. Keep fresh Good and morning. we are the best in the world. क्योंकि हमें अभी सभी बीमारियों से दूर होना है और सबकी प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम सभी जानते क्या है। रीढ़, पीठ, नी, सबके आज के ये मेन प्रॉब्लम है। तो क्यों ना हम एक्सपर्ट लोगों से, और वो भी डॉक्टर है, तो वो तो योगा जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग ही होता है और उससे हमें जो मिलता है वो भी कुछ अलग ही होता है और बहुत कुछ होता है। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा समय बातों में ना करें, हमको तो सीखना है। ज्यादा एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है, एक एक क्षण इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं समय ना लेते हुए एमपीके और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मोस्ट वेलकम। चलिए, वेलकम वेलकम वेलकम। साई जी का हम स्वागत करते हैं। और डॉक्टर साई, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस प्रोजेक्ट। थैंक यू। चलिए, हम पार्ट 2 में आ रहे हैं। इसका मतलब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे सेशन तभी चलते हैं कि जब कि एक के बाद एक अच्छा लगता रहता है और वो हमारे फैमिली मेंबर भी बन जाते हैं। तो बहुत बढ़िया बात है कि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे आप इतना सारा नॉलेज शेयर कर रही है। तो मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ आपको। ओम अरहम। हरिओम। हमने लास्ट टाइम देखा था, उसे 5 मिनट में फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, क्योंकि उसके बाद में हमें अंदाजा आएगा कि इसके आगे कैसे जाना है। तो हमने बात की थी कि चतुष्पाद से द्विपाद योनि में आना है। मनुष्य योनि आई हुई है, तो चतुष्पाद से द्विपाद जब आ रहे हैं, तब मेन जो चेंज आता है वो हिप जॉइंट में है। हम सभी करके देखते हैं, क्योंकि जब तक हम करके नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा। चतुष्पाद योनि में आ जाइए। अभी देखिए, दोनों हाथ और दोनों पैर
हमें जब चतुष्पाद में है तब 4 लिम्स कहा गया है। चारों लिम्स मतलब शाखा, 4 शाखाओं का जो तरीका है वो सिमिलर पैटर्न में है। कैसे सिमिलर पैटर्न में है अभी मैं बताती हूँ। दोनों पास पास में कौन से है, रिस्ट जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। इनका मूवमेंट एक जैसा है, इनका मूवमेंट एक जैसा है। उसके बाद में हम आते हैं, दोनों जॉइंट कौन से पास में हो गए, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट पास हो गए, तो इनकी मूवमेंट एक जैसी है, इनकी मूवमेंट एक जैसी है। उसके बाद में कौन सा जॉइंट पास पास में आता है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, इनकी मूवमेंट एक जैसी है। शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है वो कंप्लीट रोटेशन, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सरकमडक्शन मूवमेंट कहेंगे, सेम मूवमेंट। हिप मूवमेंट, लेग मूवमेंट है वो सरकमडक्शन मूवमेंट हो गई। तो ये सारे मूवमेंट्स अपने अपने जगह पे कैसे स्थित है और आसन से कैसे जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा अभी मैं नाम बदल के बोलूंगी कि आसन नहीं करना है, हमें अपने शरीर को मेटाफिजिकली चेंज करना है। मेटाफिजिकली जब हम चेंज करते हैं तब ये दोनों शब्द जो है, आसन और मेटाफिजिकलीनेस, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। और शरीर का भार, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अपने स्नायुओं की ताकत, इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। तो इसीलिए मैक्सिमम योग थेरेपी में ये कहा गया है कि पीठ के बल लेट के या पेट के बल लेट के, मैं बता रही हूँ ये जो तलवा है ये अगर ऊपर है तो सीधा पीठ के बल लेटे हुए या पेट के बल लेटे हुए। अभी देखना डॉक्टर्स लैंग्वेज में जो पोजीशंस बताई है उसके बाद में भी थोड़ी सी साइन लैंग्वेज भी बताई है, क्योंकि जब कभी भी मास मीडिया पे तक जाते हैं तब ये देखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब छोटे छोटे ग्रुप्स में हम बात करते हैं या बताते हैं तब पीठ के बल लेटे हुए ये पोजीशन है, पेट के बल लेटे हुए ये पोजीशन है। ओके, 4 अवस्था होती है, ये 4 अवस्थाओं का वर्णन मैंने लास्ट क्लास में नहीं किया था, वो मैं अभी इस क्लास में करें। हमारा जब जन्म होता है तब हमारा पोजीशनिंग किस प्रकार से होता है, हम पीठ के बल लेटे होते हैं, अपनी हाथ की पैर की मूवमेंट अनसिंक्रोनाइज जो होती है, हाथ पैर इधर उधर हिलते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे हाथ और पैर की कोऑर्डिनेशन हमें देख देख के, सुन सुन के, देख देख के, सुन सुन के पता चलती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में ऐसा होता है कि हम धीरे धीरे पलटना सीखते हैं। हम जैसे जैसे पलटना सीखते हैं हम एक बाजू से ही पलटते हैं शुरुआत में, क्योंकि हमारे ब्रेन में अंडरस्टैंडिंग उतना ही है। अब क्या हुआ, हमारी मम्मी, बड़े घर वाले हल्का सा दूसरी तरफ से भी हमें करते हैं कि नहीं दूसरे बाजू से भी करना है, तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ये हमारी मेमोरी प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे वो इनबिल्ट होता जाता है। ओके, अब पलटना सीख गए, अब हम नाक घिसती है क्योंकि सिर की स्ट्रेंथ नहीं बड़ी होती है, नाक घिसते जाती है, घिसते जाती है, घिसते, फिर हम गर्दन उठाना सीखते हैं। जब हम गर्दन उठाना सीखते हैं तब गर्दन का कर्व तैयार होता है। अगर कंकाल साइड से देखेंगे तो गर्दन का कर्व तैयार होता है। ओके, फिर धीरे धीरे हम बैठना सीखते हैं। कौन सी पोजीशन में आ गए, सर्पयोनि की पोजीशन से, सर्पयोनि की पोजीशन से धीरे धीरे हम बैठे स्थिति में आने लगे हैं। जब बैठे स्थिति में आने लगते हैं तब ये पोजीशन अपनी कैसे होती है, ऐसे उठेंगे, ऐसे बैठते हैं, ऐसे उठेंगे, ऐसे बैठे, बच्चे के जैसे बैठ के देखो। अपने घर पे बच्चा हो तो बच्चे को इमेजिन करके कैसे बैठते हैं वो बैठ के देखो। खड़े होना है तो कैसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं या फिर ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, बराबर। ये सारा खड़े होके देखो, फिर पता चलेगा कि अपने हिप जॉइंट की मूवमेंट उसी पद्धति से होती है, बराबर। उसी पद्धति से जब हो रही है तब हमें धीरे धीरे ये देखना है कि बैठते हैं तब हमारे स्केलेटन का, कमर का कर्वेचर तैयार हो जाता है। अभी अगर साइड से देखेंगे तो कमर का कर्वेचर है, ये लंबर कर्वेचर है, ये ऐसे शेप में है। उसके ऊपर पीठ का कर्वेचर है, वो उससे उल्टा ऐसे कर्वेचर, हम बैठे हैं ना, बाक आता है ना, ये वाला कर्वेचर है। वापस गर्दन का कर्वेचर है वो ऐसे कर्वेचर। मतलब आर्किटेक्चरल डिफेक्ट में देखे, डिफेक्ट नहीं, आर्किटेक्चर में देखे कि एक बार एक कर्वेचर है तो दूसरी बार दूसरा कर्वेचर है, फिर एक कर्वेचर है। तो ऐसे एस जैसा अपना स्पाइन है,
कि हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ये बात अपनी हुई थी कि रिबकेज है और एब्डोमिनल कैविटी में कोई भी हड्डी नहीं है, कोई भी बोन नहीं है। तो इस प्रकार से आर्किटेक्चर वे में हमारा बॉडी वेट कम किया और अपने ऑर्गन्स की सेफ्टी बढ़ाई, उसका केयर बढ़ाया। ब्रेन है, हार्ट है और लंग्स है, 3 सबसे मेन वाइटल ऑर्गन्स है। अब इन शॉर्ट में पहले आसन करने से पहले इन तीनों का संबंध हम देखते हैं। क्या है इन तीनों का संबंध? ब्रेन लंग्स को कहता है भाई तू फेफसा आकुंचन प्रसारित हो जा, तब ऑक्सीजन आएगा और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचेगा। साइमल्टेनियसली हार्ट बीट बोलता है जो ऑक्सीजन तुमने पहुंचाया है वो मुझे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। और ब्रेन बोलता है कि जब तुम दोनों अच्छा काम करोगे तो मुझे खाना मिलेगा। बराबर। ये मेडिकल टर्म में है कि ब्रेन को बॉडी का 70% ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरी बात, जब प्राणायाम करते हैं तब हमारा श्वास का तरीका है वो 4 स्टेप्स में है। श्वास भरना पूरक, अंदर रोक के रखना रेचक, छोड़ना अंदर रोक के रखना अंतर कुंभक, छोड़ना रेचक और छोड़ने के बाद रोक के रखना बाह्य कुंभक। ओके, तो 4 स्टेप ब्रीदिंग में मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के इसमें क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज रेस्पिरेशन। मतलब मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, श्वास भरने की और छोड़ने की क्रिया को श्वसन माना गया है। और यौगिक श्वसन में लो, रुको, छोड़ो और रुको, ये 4 स्टेप्स की वजह से अंतर्मुखता से जो संचलन अंतर संचलन होता है उसमें से जो भी ऑक्सीजन के कण बचते हैं वो भी खींचे जाते हैं। शरीर में एब्सॉर्ब करने की क्षमता, शरीर के रूप में सात्म्य करने की क्षमता कि जिसे मॉडर्न टर्म्स में एसिमिलेशन और एब्सॉर्प्शन कहा गया है, वो अपने अपने हिस्से का जो है अपने अपने तरह से उसको चेंज करने की क्षमता शरीर में है। ये आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि रक्त का रूपांतरण रक्त में, रक्त का मांस में, मांस का मेद में, मेद का अस्थि में, अस्थि का मज्जा में रूपांतरण होता है, मज्जा का शुक्राणु में रूपांतरण होता है। तो ये सारा जो चेंज हो रहा है, ये सारे चेंजेस हमें धीरे धीरे सात्म्य तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन तरीके से हमें देखने हैं। ये कैसे देख पाएंगे? ये इस प्रकार से देख पाएंगे कि जब हम आसन का अभ्यास करते हैं तब हर एक धातु का मेटाबॉलिज्म, मतलब हर एक धातु का पाचन उसके अनुकूलता से और उसके खुद के अग्नि की प्रेरणा से हो। ओके, बट फिर ये शब्द आता है नया, अग्नि क्या? जो भी अपने शरीर में ऊर्जा है, जो लाइफ फोर्स है, वो अग्नि है। और अग्नि का कारक योग भाषा में प्राण को कहा गया है। प्राण को कहने के कारण प्राणायाम ये अनन्य साधारण महत्व प्राप्त कर लेता है आसन की दृष्टि में। तो जब भी हम आसन कर रहे हैं तब प्राणायाम होता है, और जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तब आसन हो रहा है, ये बात है। साइंटिफिक बेसिस के बातें हट्ट प्रदीपिका, योग रत्नावली, पातंजल योग सूत्र, योग वशिष्ठ, घेरण संहिता, इन सब में इसकी टर्मिनोलॉजी अलग है क्योंकि तब कोई प्रमाण नहीं था। अभी मॉडर्न मेडिसिन हमें सब पता है, इसलिए उसके प्रमाण से मैं बात करती हूँ। बाकी के प्रमाणों से हमें पता नहीं है, इसलिए बात नहीं करेंगे। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तब श्वास भरते हैं तब कितना समय भर सकते हो? 1 मिनट आंखें बंद करके देखें और श्वास भर के और छोड़ के देखें। सहज लेना है, दीर्घ लेना है, और श्वास भरने की क्रिया को कितने समय तक चलते हैं ये देखना है, छोड़ने की क्रिया को कितने समय तक चलते हैं ये देखना है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो क्योंकि सबको पता चले कि उनका बराबर है क्या नहीं। ओके, क्या करना है सर? सांस भरना, रोकना, छोड़ना, रोकना, केवल भरना और छोड़ना है। भरने का समय कितना लगता है और छोड़ने का समय कितना लगता है ये देखना। नॉर्मल ब्रीदिंग। भरने का कम लगता है लेकिन छोड़ते समय ज्यादा लगता है मेरा। कितना? यानी 1 मिनट में पूछ रहे हो? नहीं, एक बार एक श्वास जब आप भरते हो हाँ। तब कितने सेकंड? 4 सेकंड, 5 सेकंड? अच्छा, नहीं 2 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। ओके,
और कोई मैं बोलूं छोटे टाइम कम टाइम लगता है मेरे को तो। ओके, हाँ, छोटे टाइम कम छोटे लगता टाइम कम और लेते टाइम ज्यादा। ओके, और कोई? मेरा टाइम है मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है पिनाकिनी बहन को कुछ बोलना है। 10 चलिए 10 सेकंड तक। 10 सेकंड तक। ओके, वेरी गुड। और कोई है? 20 सेकंड 40 सेकंड। वाह, वेरी गुड, हैं तो वेरी और गुड। सकते हैं, लेकिन नॉर्मल 10-10 हो जाता है आराम से। रोक तो ओके। 1 मिनट सकते हैं। जो 10 सेकंड कर रहे हैं वो अपना नाम बताएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। 10 सेकंड और 40 सेकंड। ओके, पानी में नॉर्मली 10 सेकंड ले सकती हूँ, सेकंड छोड़ सकती हूँ, और रोकना तो 1 मिनट आराम से रोक सकती हूँ। वाह, कुंभक ये योग प्रैक्टिस की कमाल है। राइट, ओके। तो वही मुझे बताना है कि जब श्वास भरना, रुकना, छोड़ना और रुकना ये क्रिया है, जब थोड़ी सी एडवांस में और प्राणायाम की क्रिया में जाते हैं, तब बाह्य कुंभक सबसाइड हो जाता है। मतलब श्वास भरना, अंदर रोक के रखना और छोड़ना, ये 3 ही क्रिया इंपॉर्टेंट रह जाती है। उसका प्रमाण प्राणायाम में किताबों में, ग्रंथों में निश्चित किया है। एक भरने का भाग है, जितना समय भरने का भाग है उससे 4 गुना का समय अंदर रोक के रखना है और उससे 2 गुना का समय छोड़ना है। तो देखो, मानसिकता से भी लेना कम है, पचाना ज्यादा है, उपयोग ज्यादा करना है, और जितना लिया है उससे डबल छोड़ना है। तो त्याग की भावना भी यहाँ पे आती है, त्याग की भावना आती है। तो जितना ले रहे हैं उससे दुगुना देना है, उससे दुगुना छोड़ना है। ओके, और 4 गुना अंदर क्यों रोक के रखना है? कि जैसे समझो 1 मिनट में मॉडर्न मेडिसिन ने ये गिना है कि एक हृदय ने जो ब्लड वॉल्यूम को धबकारा है, वो पूरे बॉडी को पास करते हुए वापस जब बॉडी में आता है, उसको 3 मिनट अप्रोक्सीमेटली समय में लगता है। तो ये 3 मिनट का समय ऑब्जर्व करना है। मतलब ऐसा गृहित है, ये अज्यूम है कि 1 मिनट में एटलीस्ट हमें एक आसन 3 मिनट में चलाना है। 3 मिनट में चलेगा तो कैसा होगा? एटलीस्ट 1 कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन होगा। मतलब जितने भाग का ऑक्सीजन वायु कोश से लिया है, ब्लड में मिक्स हुआ है, वो ब्लड जब पूरी तरह से बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो एटलीस्ट एक ब्लड सर्कुलेट होने के बाद ही हमें पता चलेगा कितना समय, 3 मिनट का समय। और हम 3 मिनट में कितने आसन करते हैं? मेरे ख्याल से 1 मिनट का एक पकड़ेंगे तो 3 मिनट में 3 आसन हो जाए नॉर्मली, जितना मेरा अनुभव है। मोस्टली एक ज्यादा भी समय रखेंगे तो भी 1 मिनट का एक आसन। तो पेशी को बुद्धि, ये मैंने लास्ट सेशन में कहा था कि हर एक पेशी को अपनी एक बुद्धि होती है। देखो, हमारे नजर के सामने फटाफट 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 कई सारे चित्र चले जाते हैं, तो हमें वो ध्यान रहते हैं, कम ध्यान रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि कोई अगर स्थिर चित्र है तो हम देख सकते हैं कि नहीं, ये स्थिर चित्र है और मुझे उसको, उसमें क्या क्या है वो देखने के लिए, फिर माइंड में फिक्स करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। ये जो जेस्टेशन पीरियड है, ये जो प्रोबेशन पीरियड है, ये अंतर कुंभक का समय है। तो अभी तो लेटेस्ट रिसर्च के आसन में ये कहा गया है कि 20% ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज सफिशिएंट and 80% of mental activity, that is pranayam, is needed. ये क्यों कोरिलेशन में बताया है? कि आसन अभ्यास से, शारीरिक हलचल से, क्रियाशीलता से हमारी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन की तरफ जाती है, और वापस जब स्थिरता आती है, सुखता आती है, जो आसन का नैसर्गिक धर्म है, मैं कहती हूँ धर्म है, तब वो आसन स्थिर और सुखता की तरफ जाता है, तब वो स्थिरम सुखम आसन की तरफ जाता है। अब इसी में जब हम हिप मूवमेंट और नी मूवमेंट को स्टेबिलाइज करेंगे, हाँ शब्द याद रखना, जिस स्थिति में हम हिप मसल्स को और नी मसल्स को स्टेबिलाइज करेंगे, तब अपने आप ये सारे चेंजेस होते रहेंगे। ओके, अब सिंपल से फॉर्म में सबके पास में ऐसी वाली कुर्सी है, लेके आ जाइए, लेके आ जाइए, लेके आइए, बाजू में रखिए और इसके ऊपर पैर रखना है और हमें लेटना है। यहाँ पे बराबर स्क्रीन पे देख सकते हैं।
कैसे लेटना है? नीचे लेट जाओ और कुर्सी पे पैर रखने हैं। कुर्सी पे पैर रखने हैं तो एंगल कौन सा हुआ देखो, लेग मतलब घुटने के नीचे का भाग कुर्सी के बेस पे रिलैक्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट भाग जो घुटने के नीचे पीछे वाले काफ मसल्स है, वो काफ मसल्स कुर्सी के बेस पे हल्के से प्रेस है। ओके, अब घुटने के आगे वाला पैर मतलब हम फोर लेग कहते हैं या पैर का भाग, उससे थाइस 90 डिग्री में है। थाइस 90 डिग्री में रहने के बाद वापस थाइस और पीठ का एंगल भी 90 डिग्री है। ओके, तब जब हिप करेक्शन इस पोजीशन में है तब देखना है कि जो कमर का भाग, हाथ लगा के यहाँ पे कमर के भाग को देखे, यहाँ पे गैप रह जाता है। कुर्सी के नीचे पैर रख के देखना, कुर्सी थोड़ी सी बाजू में हटा के देखना। अगर हम शवासन में जाते हैं तो कमर वाला भाग उठ जाता है। ओके, अब वो कमर वाला भाग नहीं उठना चाहिए। वो जो कर्व है उसको मेंटेन करने के लिए कुर्सी का सहारा लेके 90 डिग्री वाले पोजीशन पे आना है। पैर फिक्स करने के बाद अब ऑब्जर्व करें कि घुटनों की फिजियोलॉजी में क्या चेंज है। घुटनों की फिजियोलॉजी में शरीर का कोई भी प्रकार का भार घुटनों पे नहीं है। दूसरी बात, कमर का कोई भी भार घुटने पे नहीं है। घुटनों का प्रेशर शून्य अवस्था में है। अब हम, आपको कुर्सी के हाथ की वजह से नहीं दिख रहा है, मैं इस पोजीशन में अपनी अपनी जगह पे एंकल रोटेशन कर रही हूँ। एंकल रोटेशन पैर के तलवे गोल घुमाने की क्रिया कुर्सी में रखने के बाद अपनी अपनी जगह पे। अगर सूक्ष्मता से देख सको तो दिख सकता है। एंकल रोटेशन कर रहे हैं, अपोजिट साइड से एंकल रोटेशन। अब इससे क्या हुआ, केवल घुटने के नीचे वाले मसल्स की पैर की ताकत 0 लेवल में, बाकी कोई मसल्स के प्रभाव के बिना बाकी कोई मसल्स के प्रभाव के बिना केवल लेग मसल्स एक्टिव हो रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हम अर्ध पवन मुक्तासन वाली क्रिया करते हैं। अर्ध पवन मुक्तासन में एक पैर से पैर फोल्ड करेंगे और आप देखो मैंने हाथ कहाँ पे रखा है, हाथ घुटनों के अंदर रखा है। कैसे रखा है, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ा है इस प्रकार। अब क्या होगा, काफ मसल्स और बैक थाई मसल्स ये हाथ पे प्रेस होंगे। ओके, तो काफ मसल ये अपने बॉडी में सेकेंड हार्ट का काम करता है। अब फर्स्ट हार्ट अपना मेन हार्ट है कि जो चेस्ट कैविटी में है, मतलब छाती में है, और सेकंड वाला हार्ट काफ मसल्स में है, और हाथ हमने काफ मसल के नीचे पकड़ा है। तो देखना दो तरह से फायदा है। दो तरह से कैसे, एक तो घुटने का प्रेशर पैर के मसल्स और थाइस के मसल्स से निकल गया है। हाथ पकड़ने के बाद अपने मैन्युअल फोर्स से, अपने ऐच्छिक दबाव के कारण काफ मसल्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, क्योंकि काफ मसल्स नी पेन में या नी जॉइंट में सबसे मेन रोल प्ले करता है। ओके, अब ऊपर वाले जो मसल्स है, थाई मसल्स का बाहर का भाग, थाई मसल्स का फ्रंट पोर्शन, थाई मसल्स का इनर पोर्शन और थाई मसल्स का बैक पोर्शन, ये सारे जाते हैं वो हिप जॉइंट की तरफ जाते हैं। अब हिप जॉइंट की मूवमेंट में जब पवन मुक्तासन वाली पोजीशन है, तब पवन मुक्तासन की पोजीशन में ऑब्जर्व करना, कमर से कुछ भाग हिप जॉइंट का खींचा जाता है। अब इसमें हिप मसल्स के साथ में लो बैक मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। लो बैक मसल्स इन्वॉल्व होने के कारण पैर पवन मुक्तासन में जो है, ये प्रैक्टिस
नी पेन वाले, नी रिप्लेसमेंट जिनकी हुई है ये भी, या नी पेन को ऑपरेशन के लिए कहा गया है ये भी, हल्के से थोड़े थोड़े समय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब इनका रिपोर्ट और खराब नहीं आएगा। वो उस मसल्स की स्थिति में, या वो जितना कुछ भाग बिगड़ा हुआ है, मतलब उसे कहते हैं डिटोरिएट हुआ है, तो इससे आगे और खराब नहीं होगा। इससे हम रिजुवेनेट कर सकेंगे, इससे हम नी जॉइंट को संवर्धन कर पाएंगे। सिमिलर वे में जब ये पोजीशन है, तब हिप जॉइंट का लो बैक के साथ में जो संबंध है, वो बैक साइड का मेंटेन करने के लिए ये सारे करेक्शन कर सकते हैं। अब देखना, जब मैं आपसे बोल रही हूँ इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का समय जा रहा है, लेकिन मेरी फिजियोलॉजी पवन मुक्तासन में ही है और मैं आराम से पवन मुक्तासन में काफी समय से अच्छे से बात करते हुए रह सकती हूँ। मतलब क्या, मेरा प्राणायाम बराबर हो रहा है। मेरी बात समझे? ओके। इसका कारण है, कोई भी आसन में हम सहजता से अगर बात कर, इसका मतलब ये नहीं है कि आसन करते समय बात करो, प्लीज ये बात ध्यान में रखे। लेकिन जब इतना इतना अच्छे से बिना दिक्कत अगर बात करनी हो सकती है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मेरा शरीर भले आसन के फॉर्म में है, लेकिन कोई भी ताकत अंदर से नहीं लगाई हुई है, वो अंदर से रिलैक्स है। तो ये रिलैक्सेशन की जो क्रिया है, इसे मेडिकल भाषा में समझने के लिए कहा गया है पैसिव मसल्स का स्ट्रेच हो रहा है। इंग्लिश में होता है एक्टिव स्पीच एंड पैसिव स्पीच। तो इसके हिसाब से पैसिव मसल्स का स्ट्रेचिंग हो रहा है। हार्ट पे उसका प्रेशर नहीं है, ब्रेन पे उसका प्रेशर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि श्वसन अच्छा चल रहा है, स्नायुओं को अपना अपना काम पता है, मतलब ये करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक्स्ट्रा ताकत नहीं है, और सब स्नायु ढल रहे हैं। फिर हम ब्रेन से पूरी एकाग्रता से देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि मेरा श्वसन बहुत सहज आराम से हो रहा है और श्वास लेने की क्रिया सहज गति से है, सरल गति से है। अभी अगर मुझे इस समय में अंतरकुंभक भी करना हो, तो मैं आराम से अंतरकुंभक कर सकती हूँ। श्वास भरने के बाद मैं बहुत सारा समय रोक सकती हूँ। मैंने अभी श्वास भरा है, अब मैंने रोका है। मैंने थोड़े कम समय में रोका है क्योंकि इसके आगे की मुझे बात करनी है। ये बात करते करते अपने आप रिचेक हो जाएगा। ये समय जितना ज्यादा समय है, उतना ज्यादा समय फिजियोलॉजिकल चेंज में ये सारे चेंज हो रहे हैं। ये समय में श्वसन रुका रहने के कारण स्तंभित होने के कारण, स्तंभन क्रिया है, रोक के रखने की क्रिया, तो ब्रेन से जो नर्व्स पास होती है, वो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट होती है। सेम अभी वही प्रैक्टिस हम दूसरे पैर से करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्ट होती है, तब अपने ब्रेन से डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन जैसे गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये हार्मोन सिक्रेट होने के बाद में स्ट्रेस अपने आप भाग जाता है। श्वसन नॉर्मल है। 1 मिनट का श्वसन, एक सर्कुलेशन हार्ट का जो 3 मिनट में होने वाला है, वो आराम से हो सकता है। ओके, अभी इसी स्थिति में इसका और डीप मैं हार्ट और लंग्स में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि अपना विषय अभी यहाँ पे बैक और नी है। अब इस पोजीशन में देख सकते हैं कि कुर्सी थोड़े से समय हटाए। प्रैक्टिस के लिए हमने देखा कि 90 डिग्री वाला कुर्सी जैसा पोस्चर था। अभी दोनों पैर इमेजिन करें, विजुअलाइज करें कि कुर्सी जैसे ही हमने रखे हैं, विदाउट सपोर्ट। हाँ, विदाउट सपोर्ट। रुकिए, कहाँ पे जकड़न महसूस होती है? कमर में भी जकड़न है। हमने ये स्टांस धारण करने के लिए, ये पोजीशन धारण करने के लिए
हिप जॉइंट से अंदर से पैर के मसल्स को जकड़ के रखा है, ब्रेन से आदेश दिया है कि इसी 90 डिग्री में रखना है, तो अंदर से कुछ मसल का टोन फिक्स है ना, पहले जैसा पैसिव नहीं है, पहले जैसा रिलैक्सेटिव नहीं है। अगर मेरी आंख लग जाती है, मैं नींद में चली जाती हूँ, तो पैर धड़म से नीचे गिरेंगे, मतलब कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ओके, आ जाइए बाहर। इसीलिए बैक प्रॉब्लम में या नी प्रॉब्लम में जब भी कभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब कॉन्शियसनेस की सबसे अधिक जरूरत होती है। ओके, दूसरी बात, जब बैक और नी का करेक्शन करने जाते हैं, तब नॉर्मली सिंपल वे में 90 डिग्री वाली पोजीशन अपने हम बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं। 90 डिग्री पोजीशन को कहा गया है, एक तो उत्तान पदासन, नहीं तो बहुत सारी पुस्तिकाओं में इसको कहा गया है विपरीत करणी मुद्रा। ओके, अभी आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट में एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट ये एक लाइन में है, सीधी रेखा में है। अभी ये फिजियोलॉजी जब वेल अज्यूम है, लेकिन ऐसी क्रिया में हम शिथिल रह सकते हैं। अब लाभ क्या हो रहा है, पैर का ब्लड सर्कुलेशन अपने आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति के आधार से हार्ट की तरफ आ रहा है। मतलब क्या, हार्ट को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, लंग और ब्रेन एक लाइन में होने के कारण पूर्ण श्वसन होता है। दूसरी बात, पीठ फ्लैट जमीन पे टिकने के कारण फेफड़े अपनी अपनी रिबकेज अपनी अपनी जगह पे थोड़ा सा शिथिल है, तो हम श्वास पूरा भर सकते हैं। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा है, अंतर कुंभक की स्थिति है तो ऑक्सीजन रिटेंशन ज्यादा है। इसलिए सभी अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स और हर एक पेशी कौन सी कंडीशन में है, हर एक पेशी समृद्ध कंडीशन में है। आसन जब भी कर रहे हैं तब समृद्धता आती है, हाँ समृद्धता आती है, तृप्ति आती है। इसका कारण ये है कि हर एक पेशी समृद्धित है, हर एक पेशी संवर्धित है। जब संवर्धित होगी तब वो अपने आप काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, अब दोनों पैर पवन मुक्तासन में लेंगे और एक पैर धीरे धीरे शवासन जैसी स्थिति में ले जाएंगे। अब दोनों पैर की हालत क्या हुई है, कौन सी स्थिति है, एक पैर फोल्ड है और एक पैर बिल्कुल स्ट्रेट है। अब पहले बात करते हैं, हमने बात की है पैर पवन मुक्तासन वाले स्थिति की, घुटनों पे प्रेशर नहीं है, हिप पे प्रेशर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे पैर की। मुझे आप स्क्रीन के सामने समझने के लिए मैं पैर चेंज करती हूँ। ओके, अब इस पोजीशन में देखना, जो चतुष्पाद से द्विपाद की स्थिति में है, तो खड़े रहते हुए चतुष्पाद से द्विपाद में आने के लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरोध में जाके शरीर को अपना अपना एक स्टांस मेंटेन करना है। लेकिन अब की स्थिति में हिप जॉइंट स्ट्रेट है, मुझे अब स्ट्रेटनेस मेंटेन करने के लिए एंकल जॉइंट से स्ट्रेच करना पड़ता है। अब मैं जो पैर स्ट्रेट है, मेरा राइट पैर स्ट्रेट है, इसके कारण मैं एंकल रोटेशन में चेंज करूंगी, मतलब मैं एंकल रोटेशन करूंगी और ये एंकल रोटेशन का फर्क मुझे हिप जॉइंट तक महसूस होता है, वो देखना है। अपोजिट साइड एंकल रोटेशन। ओके, अब क्या हुआ, पैर का प्रेशर नहीं है, बॉडी वेट घुटने पे भी नहीं है, कमर पे भी नहीं है और कमर का गैप भी नहीं रहा है क्योंकि दूसरा पैर मैंने फोल्ड किया है। ओके, अब कमर का गैप नहीं है। अभी भी अगर कमर का गैप होता है तो पैर फोल्ड करें। अब यहाँ पे देखें, हाँ, कमर को पुश करें, गैप निकाल दे, टमी टक करें और फिर फ्लैट करें, फिर पैर स्ट्रेट करें। ओके, अब इस स्थिति में पेल्विस का रोटेशन इंपॉर्टेंट है, वो पवन मुक्तासन की स्थिति में होता है। इसीलिए पवन मुक्तासन मतलब एक्सेस वायु है जो अधोभाग में है, उस पवन को मुक्त करने के लिए पवन मुक्तासन की पोजीशन है।
पेट दबने के बाद वायु ऊर्ध्व मार्ग से ऊपर आते हैं तो डकार आती है, हिचकी आती है। वायु अधोगति से नीचे आता है तो फैटिंग होता है, पाद होता है। वो नीचे वाला वायु हमारे कंट्रोल में है, ऊपर वाला वायु अपना कंट्रोल में है नहीं। आयुर्वेद शास्त्र में इसे अधारणीय वेग कहा गया है। देखो, मैं थोड़ा सा आयुर्वेद में जाती हूँ, थोड़ा सा योग की बात करती हूँ। इसका ये कारण है कि योग और आयुर्वेद का जो प्रेजेंटेशन है वो एक जैसा है और समझने में इजी है, कोरिलेटेड है। इसके लिए केवल एक्सेस फैट या एक्सेस वायु को बैलेंस करने के लिए नहीं, अपने शरीर के हर तरह के वायु को कंट्रोल करने के लिए पवन मुक्त है। इसलिए पवन से मुक्त होने की क्रिया को पवन मुक्तासन कहा गया। ये दबा के देखना, पवन मुक्तासन स्थिति में दबा के देखने के बाद एब्डोमिनल कैविटी, पेट की कैविटी दबी जाती है। एब्डोमिनल कैविटी दबने के कारण हमारे पेट में जो वायु घूम रहा है उसका बैलेंसिंग होता है। वो अच्छी तरह से वायु का मार्ग नमन होता है, मार्गस्थ होता है। और छाती के पोजीशन में, छाती के एरिया में कोई भी चेंज नहीं है। पेट कहाँ तक आता है, पैर कहाँ तक आते हैं दबने के लिए, पेट तक। और हम ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि फेफसा खुला है और श्वास भरने की क्रिया कहाँ पे होती है, फेफसे में होती है। तो ब्रीथ कर पाएंगे और नी जॉइंट और हिप जॉइंट अपने अपने स्थिति में आराम से रह पाएंगे। अभी देख सकते हैं कि पवन मुक्तासन की स्थिति कितने समय तक रही है और श्वसन उसमें भी कितना सहजता से आराम से हो रहा है। ओके, अब नी जॉइंट हिप जॉइंट के साथ में श्वसन नॉर्मल रखने के लिए सेम ये जो पवन मुक्तासन है, ये हम दोनों तरफ राइट साइड दोनों पैर ले जाते। अब देखना, हाँ, दोनों घुटने मिले हुए हैं और दोनों पैर के तलवे मिले हुए हैं और मेरी पीठ शोल्डर लेवल, अब स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मेरा लेफ्ट शोल्डर हल्का सा उठा हुआ है। अब मुझे लेफ्ट शोल्डर को भी राइट शोल्डर जैसा इक्वल टच करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों हाथ से कोनी को सपोर्ट करके मुझे पीठ को स्ट्रेट करना पड़ेगा। ओके, अब मेरी पीठ फ्लैट है, मेरे दोनों पैर फोल्ड है। अब क्या होगा, इस आसन में भी स्थिर रहने के बाद इस आसन में रह सकते हैं स्थिर, मेरा श्वसन सहज हो रहा है। अब धीरे धीरे जैसा जैसा समय जाएगा, मेरे बाह्य स्नायु से का खिंचाव है वो धीरे धीरे अंतर स्नायु तक जाएगा। मतलब सुपरफिशियल लेयर, जो बाहरी स्तर है, बाहरी आवर्तन लेयर है, वो धीरे धीरे मसल्स का खिंचाव डीप लेयर तक जाएगा। डीप लेयर तक जाते जाते इतना स्ट्रेच होते होते आराम से मुझे इस स्थिति में रहना है। फिर से एक बार मैं दोहराती हूँ कि मेरा श्वसन सहज है तो मेरा प्राणायाम अच्छा हो रहा है, मेरा श्वसन सहज है, कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार का ओवर स्ट्रेच नहीं है। आसन को रोकने के लिए मसल्स का एडजस्टमेंट नहीं है। हम जब पारंपरिक आसन करते हैं तो आसन को, हमको पोस्चर को धारण करने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं नहीं लगने चाहिए। सूत्र अगर किसी ने पढ़ा हो तो उन्हें पता चलेगा कि जब स्थिरम सुखम आसनम का सूत्र है, उसके आगे पतंजलि ऋषि ने प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम का सूत्र लिखा है। प्रयत्न शैथिल्य मतलब क्या, प्रयत्न की शिथिलता, नो एफर्ट्स, एफर्टलेस प्रैक्टिस। अब देखो, एफर्टलेस प्रैक्टिस है लेकिन शारीर भाव में बदलाव है, फिजियोलॉजिकल चेंज है। अब क्या होगा, मेरे डीप मसल्स तक का खिंचाव मुझे अभी पता चलने लगा है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स है। हिप जॉइंट से नी जॉइंट के जो मसल्स जा रहे हैं वो मसल्स अच्छे से फ्लेक्सिबल प्लस अच्छे से टोन होने के कारण हिप जॉइंट का जो स्ट्रेचिंग का भाग नी जॉइंट पे नहीं आता है, नी जॉइंट का स्ट्रेचिंग का भाग हिप जॉइंट पे नहीं आता है। जिनको बैक पेन है भी और जिनको नी पेन है भी, वो ये प्रैक्टिस लेटने के बाद आराम से कर सकते हैं। मतलब इसी में विदाउट स्ट्रेचिंग उनके मसल्स स्ट्रेंथन हो सकते हैं क्योंकि उनके मसल्स स्प्रेड और स्ट्रेच हो रहे हैं।
ये स्ट्रेचिंग की भावना नहीं आती है। देखो हमें ये खिंचाव हो ना तो हमें खिंचाव की भावना आती है। अब तो आराम से बैठे हैं। ओके अभी बैठ सकते हैं। दूसरे साइड से आप करो, मैं देखती हूँ। सेम ट्विस्टिंग दूसरे साइड से। बहुत बढ़िया। कोई कोई मेंबर्स कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ग्रेट, वाओ। ओके ओके, अभी जिन्होंने किया हुआ है उनका कोई फीडबैक आप दे सकते हो, आपको कैसा लगा? तो आपको पता चलेगा। मतलब मैं तो प्रैक्टिस में हूँ इसलिए मुझे कदाच पता नहीं चलेगा, जिन्होंने प्रैक्टिस की है उनको पता चलेगा। बोलिए। सही में मैम हाँ। ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम पहले करते थे तो स्थिर नहीं हो पाते थे, लेकिन अभी इतना स्थिर और बोल जैसे आप बोल रहे थे वैसे हम भी बोल पाएंगे यानी यस उसमें सही में। यस, और उतनी स्थिर रह स्थिरता पाए, आती। ज्यादा देर तक रह पाए स्थिर। तो आसन का महत्व वही है ना। अभी मैं उसके आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने अभी बात की थी ना कि एक ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए 3 मिनट का समय लगता है। ओके, तो हम जब छोटे थे तब हमने एक बार ही एक दोहराया। वी प्रैक्टिस वन ओनली वंस। हम रोज दोहराते थे, रोज दोहराते थे, 5 बार, 10 बार, 20 बार। एक ही रेसिपी हमने बनाई, एक ही रेसिपी में हम मास्टर हो गए। पहली बार गलत हो गई, दूसरी बार पता चल गया, तीसरी बार अनुभव आ गया, चौथी बार अनुभव आ गया। वैसे फिजियोलॉजिकल चेंज होने के लिए भी समय लगता है। तो वैसे धीरे धीरे हमारे गुरुजी ये कहा करते थे, आसन कितने कर रहे हो ये समय ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना समय एक आसन में स्थिर रहे हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी स्वस्थता से और सुखता से। ओके, तो मूल मंत्र। और देखो हमने आज कौन सी प्रैक्टिस की? केवल पवन मुक्तासन प्रैक्टिस। आप मेरे क्लास में पूछना, मेरे क्लास में मैं ट्विस्टिंग वाली पोजीशन जो हमने की वो हर रोज कराती हूँ। और हम सारी लेडीज इतने काम में व्यस्त होती है तो एटलीस्ट हमारा हेल्थ मेंटेन रहे और हम दिन भर के क्रिया व्यापार में विदाउट स्ट्रेस रहे। कोई भी हमें हीरोइक मूवमेंट नहीं करनी है। शीर्षासन में आज जाके देखा, हलासन में आज जाके देखा, बट केवल मैं दिन भर का काम स्फूर्ति से कर सकती हूँ। ये अगर एक स्त्री का एक दिन भर का फीडबैक मुझे मिलता है तो मैं बहुत तृप्त हो जाती हूँ। हमने डॉक्टर मैम हमने ये बोलिए यहाँ बोलिए। हाँ एमपीके में कल्याण योग केंद्र में ये क्लास ली हुई है और वो क्लास ओके, स्थिर सुखम आसन नाम से ही ली थी कि एक आसन हम वाव मैक्सिमम कितना रख सकेंगे। तो वाव हमने ऐसा वाव टाइम वाव, दिया था और देख रहे थे कि कौन 2 मिनट रख रहा है, कौन 3 मिनट रख रहा है। 5 मिनट तक बराबर। हमने यहाँ प्रयोग करवाया था। वाव, और इस पर मैं बहुत ज्यादा मतलब सबको समझाती हूँ कि कितने हाँ आसन से ज्यादा कितनी देर प्रयत्न शिथिल्य अनंत समापत्ति, ये अनंत बहुत समापत्ति इम्पोर्टेंट है। जब बहुत तक आसन इम्पोर्टेंट में शिथिलता नहीं आएगी ना तब तक उसका इफेक्ट होना शुरू नहीं होता है। नहीं तो आसन बराबर, किया, छोड़ दिया, बदल दिया छोड़ दिया तो वो उसका रिजल्ट एकदम नहीं से। आता है। जैसे आज आपने बताया ये पूरी हमने एक क्लास 1 घंटे की इसी विषय पे ली हुई है। वाह तो वाह वाह, मतलब बहुत अच्छा आज आपने बताया। पर मुझे लगता है कि जिनके घुटने हैं वो पेट हाँ के मतलब पैर के सीधे जा रहे थे, वो ऊपर की हाँ, तरफ ज्यादा आने चाहिए थे। तो कई बराबर लोग बराबर, मैंने देखा कि वो घुटने हैं वो उन्होंने सीधे रखे हैं या तो थोड़े से नीचे के साइड में ही है, परंतु वो बराबर जितने ऊपर जाएंगे घुटने उतना उसका लाभ मुझे लगता है लाभ ज्यादा होगा। मिलेगा। राइट, यस यस। बहुत अच्छा, अब बहुत ये सुंदर। घुटने कब ऊपर जाएंगे, ये इसका आगे यस, का ये है कि थेरापेटिक वे से देखो जितने मेरे घुटने जिनके अभी सुचिता बेन के मैंने देखे, जितने घुटने दब सकते हैं, जितने हाँ पेट में दब सकते हैं उतने नहीं दबते हैं। नहीं, सबके सबके नहीं क्योंकि जम रहे थे हाँ, तो। क्योंकि मसल्स टाइट होते हैं। इसके लिए मैंने कुर्सी का उपयोग किया। कुर्सी के उपयोग बिल्कुल, से क्या होगा, एटलीस्ट फिजियोलॉजिकल चेंज उतना होता रहेगा और उस आसन में उस स्थिति में हम खुद को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। यस, कुर्सी का ये प्रयोग 3, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर हाँ, लगा, रिलैक्स तो लगा। बहुत इससे रिलैक्स लोगों लगता को है। बहुत आई थिंक कंफर्टेबल लगा होगा हाँ, कुर्सी से और बहुत ज्यादा। ये फायदा कुर्सी का केवल नी पेन बैक पेन के लिए नहीं, ये फायदा हार्ट पेशेंट्स के लिए है, ये बीपी के लिए है, ये थायराइड के लिए है,
ये प्रेगनेंसी के लिए है, कितने सारे में 9th मंथ प्रेगनेंसी तक ये कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है 9th मंथ की प्रेगनेंसी में कमर में दुखावा होता ही है, क्योंकि पेट फूला होता है और बैक का मसल ज्यादा खींचे रहते हैं। 9th मंथ प्रेगनेंसी में मैं ये आराम से हो सकता है। मैं कुछ मेरे खुद के डिलीवरी के एक दिन पहले के पोस्टर्स है, मैं आनंद सर को भेजती हूँ, कदाच वो फिर बाद में हम आगे ग्रुप में अगर उनकी इच्छा हो तो वो फॉरवर्ड कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम जिनको जो भी दुखावा है और सेफर साइड कमर में घसा रहा है, घुटने में घसा रहा है, या फिर डिस्क प्रोलैप्स है या नर्व दब रही है, सारे कंडीशन में इतनी कुर्सी वाली प्रैक्टिस जो है वो बहुत सेफर साइड है। और आगे वाली बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, लेकिन वो कैसा है 1-to-1 प्रैक्टिस है। फिर कितने एंगल से करना है, कितने लेवल से करना है, जमीन से कितना ऊपर उठना है, कितना नीचे लाना है, तो या छोटा स्टूल हो या बड़ा स्टूल हो या कुर्सी हो, कितना फ्लैट है, हम घर के सारे साधन का उपयोग आसन में कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी मेरा विषय यहाँ पे खत्म हुआ है। अभी किसी को और पूछना है? चैट बॉक्स में कुछ जिज्ञासा आई हुई है मेरे ख्याल से। हाँ, मैं चेक करती हूँ। रात में मेरे को बहुत घोड़े में पेन हो रहे थे, पीछे मार रहे थे घोड़े में, और नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन आपका उस दिन एक्सरसाइज आपने कराया था, वो करने के बाद मेरे को तो उसके बाद में घोड़े में पेन नहीं हुआ। टीचिंग में आपका बहुत अच्छा सेशन था लास्ट टाइम। मेरे को उसको प्रैक्टिकल आप ना 5 मिनट में पूरा वैसा पता है, थियोरेटिकल में देखना रोज पॉसिबल नहीं होता है। आप क्या 5 मिनट लास्ट के आपको पूरे एक बार में बताएंगे मैम, पूरे प्रैक्टिकल? हाँ हाँ हाँ, मैं बताऊँ। आपने फिर से एक बार बोले, क्योंकि मैं आपको ढूंढ रही थी स्क्रीन पे कौन बोल रहा है। फिर से एक बार मुझे बताइए, आपने क्या कौन सा वाला बोला? आपने लास्ट टाइम पे देखा था ना आपने वीडियो, आपके साथ में मेरे पूरे किए थे। मेरा घोड़े का पेन ही चले गया मैम, उसके बाद मेरे को पेन ही नहीं हुआ। जो इतना रात में मेरे को पेन हुआ था, नींद ही नहीं आ रही थी। दूसरे दिन आपका ही प्रोग्राम जैसे लगा मेरे लिए ही, मैं सर ने ये प्रोग्राम आपका लिया और मेरा पूरा ठीक हो गया। सो नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू थैंक यू। मैं प्रैक्टिस पूरी लास्ट 5 मिनट में। ओके मैम। और कोई बोल? 5 ही मिनट समय बचे हैं हमारे पास, तो आप एक बार इसको मैं रिवाइज कर देती हूँ। चले ओके। अभी देखना है हमको क्या और कोई बोल रहा है? मैम हाँ बोलिए। हाँ मैम, लास्ट सीजन में मेरे फादर ने ज्वाइन किया था। उनको घुटने में प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड घुटने में। वो जो फोल्ड होते हैं तो फिर वो से रिलीफ नहीं हो पाते हैं। ओके, उसके लिए मुझे एक बार एक्सरे वगैरह 1-to-1 देखना पड़ेगा। ये जनरलाइज प्रैक्टिस नहीं होगी ना, क्योंकि फोल्ड कितने नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके कमर से रिलेशन क्या है। तो आप मुझे अगर कांटेक्ट कर सकते हो तो कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको आनंद सर देंगे। ओके, क्योंकि ये जनरलाइज फॉर्म में। हाँ, आप मुझे खाली व्हाट्सएप पे पहले मैसेज दीजिए। अगर मेरा क्लास चालू होता है तो मैं नहीं ले पाऊंगी, मैं बाद में आपको कॉल करती हूँ। एक्सरे वगैरह नहीं करवाए मेरे ने। ओके, तो 1-to-1 वीडियो कॉल। हाँ, लेकिन क्या है मुझे देखना तो पड़ेगा ना। हाँ कैसा वही है, वो कैसा है। हाँ, देखिए, किसी को कोई निजी प्रॉब्लम है तो मैं आपके नंबर, आप डॉक्टर मैडम के नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनसे संपर्क कर सकती है, उनसे बात कर सकती है वीडियो। अब हम एक रिवाइज कंप्लीट एक बैक पार्ट एंड नी पार्ट लेते हैं। सभी शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेटने के बाद ये ध्यान रखना है कि कमर का भाग पूरा टिका हो। नॉर्मली कमर का भाग अगर नहीं टिका होता है तो दोनों पैर फोल्ड कर दे, नाभि को अंदर खींचे, इससे पेल्विस को रोटेट करे। कमर वाले भाग को जैसे हम टी शर्ट साफ करते हैं वैसे हिप वाले भाग को हल्का सा नीचे की तरफ एक एक मणका रेस्ट होता हुआ नीचे आ जाए और रेस्ट करें। उसके बाद दोनों पैर स्ट्रेट होने के बाद एक क्रिया है फॉरवर्ड बेंड वाली, कि जो हमने पवन मुक्तासन में अभी देखी।
ओके। दूसरी क्रिया है ट्विस्ट वाली, कि जो ये ट्विस्ट करने के बाद अपने अपनी जगह पे कंप्लीट ट्विस्ट के साथ में स्ट्रेच हो सकते हैं, जो हमने दोनों घुटनों के साथ में देखी। दोनों घुटनों से भी हो सकता है, एक घुटने से भी हो सकता है। ओके। फॉरवर्ड बेंड के बाद में, ट्विस्ट वाली पोजीशन के बाद में बैकवर्ड बेंड के लिए सेतु बंधासन है। लेकिन सेतु बंधासन अगर डिस्क प्रोलैप्स जैसा है, अगर ज्यादा घसारा है तो ज्यादा समय नहीं कर पाएंगे। तो सेतु बंधासन लास्ट ऑप्शन है। तो दोनों हाथ से पैर की एड़ी पकड़े और धीरे धीरे कमर ऊपर उठाए। कमर ऊपर उठाने के बाद दोनों शोल्डर को पूरी तरह से रोटेशन करे, क्योंकि जब तक शोल्डर का पूरा रोटेशन नहीं करते हैं तब तक पीठ के मसल से कमर का प्रेशर छूट जाएगा, और जब तक शोल्डर रोटेशन नहीं करेंगे वो प्रेशर ऐसा लगेगा कि कमर से मैंने केवल ज्यादा वजन होल्ड कर दिया है। तो सेतु बंधासन में आने के बाद थोड़ा समय रुके, श्वसन पूरा होने दे, दीर्घ श्वसन होने दे, फिर धीरे 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 वापस एक एक मणका जमीन पे टच होने दे। कमर वाला लास्ट मणका भी पूरी तरह से टच होने दे, और फिर वापस एक बार पवन मुक्तासन जैसी स्थिति में आए, कि जिससे रिकरेक्शन फिर से एक बार हो, हल्के हल्के से प्रेस हो, और फिर आराम से शवासन में जाए। इतना फ्रॉम द बेड एंड टू द बेड, मतलब उठने के बाद 10 मिनट और लेटते समय सोते समय सोने के पहले 10 मिनट। इतनी केवल प्रैक्टिस स्थिरता से, सुखता से, एकाग्रता से करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। अभी किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट। कोमल जी, आपकी कोई जिज्ञासा, आपने कुछ मैसेज किया था शायद चैट बॉक्स में, आप पूछिए, अपना सवाल पूछिए। जय जिनेंद्र, ये सब अपर स्ट्रेंथनिंग में भी ये सब चीजें मतलब काम आती है? यस, ये सारी चीजें अपर स्ट्रेंथ में भी काम में आती है। आपने दिखा था अपर बैक के लिए, आपने ही सवाल किया था ना? हाँ जी। यस, ये ही अपर स्ट्रेंथ के लिए काम आती है। सेतु बंधासन है, क्योंकि जो हाथ से होल्ड करते हैं तो वो शोल्डर स्ट्रेंथ आएगा। सेतु बंधासन है तो हाथ से पकड़ रहे तो शोल्डर स्ट्रेंथ आएगा। ट्विस्ट करेंगे तब दोनों हाथ फ्लैट रहेंगे, तब शोल्डर स्ट्रेंथ आएगा। धन्यवाद। थैंक यू। क्लियर सभी के लिए? चंदू जी, कुछ पूछना है आपको शायद, मेरे ख्याल से चंदू जी ने अपना वीडियो ऑन किया है। बोलिए चंदू जी। जय जिनेंद्र सर, कुछ नहीं, बस सर वही है ना जो अपन सेतुबंधासन करते हैं या पवन मुक्तासन करते हैं, तो वैसे एक पाँव, जैसे एक पाँव को मोड़ने का अपन करते हैं तो एक पाँव तो मेरे साइड से घुटने को लग जाता है, दूसरी साइड में नहीं लगता है। तो वही देखना था कि प्रैक्टिस करती हूँ कि दूसरा घुटना भी लगे, लेकिन वो लगता नहीं है। तो उसके लिए साई मैडम, इसमें जब करते हैं ना सर, तब वाली बात है। आपने पीठ के बल आसन बताए, पेट के बल करने वाले आसन भी इसमें फायदेमंद हो सकते हैं क्या? पेट के बल लेते हुए फायदे इसमें हो सकते हैं, लेकिन जितना कंफर्टेबिलिटी थेरापेटिक वे में पीठ के बल है ना, उतनी कंफर्टेबिलिटी पेट के बल नहीं आती है। क्योंकि पेट के बल लेटने के बाद में जब हम भुजंगासन करते हैं तब वो बराबर L5 पॉइंट पे, मतलब लो बैक पे आता ही है, कि जो नहीं होना चाहिए। इसलिए बिना देखे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि भुजंगासन करो या शलभासन करो, कि जो नॉर्मल वे में ये क्या है, भुजंगासन और शलभासन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब देख सकते हो कि भुजंगासन में अपर बॉडी अप होती है और शलभासन में लोअर बॉडी अप होती है। लेकिन उसमें जो मैंने बात की थी कि पेल्विस का रोटेशन बराबर से नहीं होता है, तो वो जो हिप जॉइंट टू लेग एंड हिप जॉइंट टू अपर बैक, जो कैलकुलेटिव मोड पे बराबर रोटेशन इफेक्ट जितना पीठ के लेवल पे होता है उतना पेट के लेवल पे नहीं होता है, उल्टा होता है। जी, बहुत बढ़िया। उसकी वजह से पेन होता है। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद साई मैडम। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक एक बात को क्लियर करते हुए, जिनको भी बैक पेन और नी पेन है, आज का वीडियो भी आपके चैनल पे आ जाएगा और इसका पार्ट 1 का वीडियो भी हमारे चैनल पे पहले आया हुआ है। तो दोनों वीडियो आप देखिए, पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, और जिनको भी प्रॉब्लम है अपने परिवार में उनको भी आप भेजिए, ताकि उनकी भी वो भी देखकर बहुत उनको रिलीफ मिलेगा। मेरे को निश्चित रूप से फायदा होना ही है उन्हें। तो वीडियो में जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों भेजना सर, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ यहाँ पे। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं बेंगलुरु से सुशीला मेहता। सुशीला जी मेहता, आप हमारे ग्रुप में है क्या? हाँ, मैं ग्रुप में ज्वाइंट हूँ। ठीक है, आज भी शेयर कर देता हूँ। आज पहले वाला पार्ट 1 पहले शेयर करता हूँ दोबारा, फिर आज का वीडियो भी शेयर करता हूँ, सारे ग्रुप्स में डाल देता हूँ। समापन की ओर चलेंगे। अपने अपने आप वापस सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं जो संकल्प सूत्र बोलूंगा आप साथ साथ मानसिक रूप से दोहराएंगे। सभी बोलेंगे तो क्या होगा, आवाज टकराएगी, इसलिए आप मन ही मन दोहराए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आज का सेशन एंड कर रहे हैं।